हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव आपका अपनी क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम अपनी इंटेग्रल्स की एक्सरसाइज 7.2 को और आगे बढ़ाएंगे और क्वेश्चन सीखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9 हम लेते हैं, करते हैं। वो क्या है? इंटेग्रल ऑफ 4x + 2 स्क्वायर रूट ऑफ x² + x + 1 dx। तो ये हमारा क्वेश्चन है। यहां पर हमें देखना पड़ेगा कि किसको फंक्शन माने और किसको डेरिवेटिव। हम ये जानते हैं कि यहीं पर ही हमारे पास डेरिवेटिव भी पड़ा होगा, जो कि dx के साथ मल्टीप्लाई में होगा। तो वहां अगर ये चीज हम जानते हैं तो थोड़ा सा आइडिया हमें मिल सकता है कि ये शायद डेरिवेटिव बन जाए, क्योंकि ये डायरेक्टली dx से मल्टीप्लाइड है। ये वाला फंक्शन जो है ये तो अंडर रूट के अंदर है, और अगर अंडर रूट के साथ तुम किसी चीज का डिफरेंशिएशन करते हो, डेरिवेटिव बनाते हो, तो अपॉन में भी नीचे भी अंडर रूट आता है। तो यहां पर सोचने वाली बात क्या होनी चाहिए तुम्हारे लिए कि तुम एक बार ये जो अंडर रूट के अंदर टर्म लिखी हुई है इसका डेरिवेटिव करके जरूर देखो। हम करें जरा। x² + x + 1 का डेरिवेटिव हमने किया 2x + 1। तो अब 2x + 1 इसका डेरिवेटिव आ रहा है, लेकिन यहां पर है 4x + 2। तो देखो, अगर हम 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x + 2 बन जाएगा। तो इसका मतलब हम यहां से 2 कॉमन लेके अगर बाहर निकाल दें तो ये जो 2x + 1 बचेगा वो डेरिवेटिव है, और ये जो अंदर है अंडर रूट के, ये एक्सप्रेशन हम z पुट कर सकते हैं। तो तुमने स्टूडेंट्स हमेशा किस बारे में सोचना है? फंक्शन और डेरिवेटिव के बारे में। तो हम पुट करते हैं, पुट x² + x + 1 = z। डिफरेंशिएट किया हमने, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो 2x + 1 = 2x + 1 dx = dz। क्योंकि यहां पर 4x + 2 है, तो यहां भी 4x + 2 बना देते हैं, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2x + 1 dx = 2 dz, यानी कि 4x + 2 dx = 2 dz। तो हमारे पास देखो अब फंक्शन भी तैयार है और डेरिवेटिव भी, यानी कि हमने सारा इंटीग्रैंड जो है वो z की फॉर्म में बना लिया। तो देयरफॉर I = ये 2 dz का 2 तो हमने इंटीग्रल से बाहर रखा, √z dz। देखो सब्स्टिट्यूशन का फायदा देखो कितना आसान हो गया। ये इंटीग्रल, ये z है √z, और 4x + 2 × dx जो है वो 2 dz बन गया। तो एक्चुअली ये z की कौन सी पावर है? 1/2। तो 1/2 पावर का इंटीग्रल कैसे करेंगे? कितना होता है स्टूडेंट्स? पावर एक प्लस हो जाती है, z की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये कितना बन जाएगा? 2 × z की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। ये 2 ऊपर चला जाएगा,
तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, देखो 2 ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4/3। z कितना था, z था x² प्लस x प्लस 1 पावर 3/2 प्लस c। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखें। तो अब मैं ले रहा हूं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 11, x अपॉन √x प्लस 4। अब इसमें हमें कौन सा फंक्शन दिखाई दे रहा है, कौन सा डेरिवेटिव, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। हम ऐसा करते हैं, इसमें x प्लस 4 माइनस 4, एक ट्रिक हमने इस्तेमाल की इसमें, और इस ट्रिक से इसको हम इंटेग्रेट कर पाएंगे। अब मैं क्या करूंगा, देखो प्लस 4 माइनस 4 किया, इस x प्लस 4 के नीचे x प्लस 4 का अंडर रूट अलग और 4 के नीचे अलग कर दूंगा। 4 ही क्यों प्लस माइनस किया, ये तुम्हें दिखाई दे ही रहा है स्टूडेंट्स के अंडर रूट के अंदर प्लस 4 था, तो मैंने इसीलिए 4 से प्लस माइनस किया। इसका फायदा क्या होगा, देखो x प्लस 4 अपॉन x प्लस 4 अंडर रूट माइनस 4 अपॉन x प्लस 4 अंडर रूट dx। अब ये जो अंडर रूट है ये ऊपर चला जाएगा, कैसे, देखो अगर x अपॉन x अंडर रूट हो तो इसका मतलब होता है x अपॉन x पावर हाफ, और ये बन जाता है x पावर 1 माइनस हाफ। जो ये डिनोमिनेटर में पावर होती है बेस की, वो जब डिनोमिनेटर में जो बेस है उसको जब हम ऊपर लिखते हैं तो पावर माइनस में आ जाती है, हम सब जानते हैं। तो x की पावर हाफ हो जाता है। x की पावर हाफ का मतलब है अंडर रूट x। तो बिल्कुल इसी तरह यहां पर भी होगा, इंटेग्रल x पावर 4 अंडर रूट माइनस 4 इंटू x पावर 4 पावर माइनस हाफ। ये हमारा इंटेग्रल बन गया। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, पहले क्यों नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि पहले हमें डेरिवेटिव नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन अब डेरिवेटिव की जरूरत भी नहीं पड़ रही है, क्योंकि यहां पर x अपॉन अंडर रूट x आ रहा था, जिसको इंटेग्रेशन में डालना हमारे लिए मुश्किल हो रहा था। हमने क्या किया, दो अलग अलग इंटेग्रल तैयार कर लिए, दो अलग अलग टर्म्स हैं, बीच में माइनस है, इंटेग्रल तो इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इधर x बाहर हो और अंडर रूट के अंदर भी x हो, ऐसी मिक्स टर्म्स है नहीं, इसके अंदर भी नहीं है और इस इंटेग्रल में भी नहीं है। तो अब x की जगह x प्लस 4 को तुमने x मान लेना है। देखो अगर मैं x प्लस 4 को z पुट करूंगा, मैं रफ में करके दिखाता हूं स्टूडेंट्स, कि अगर मैं x प्लस 4 को z पुट करूंगा तो डेरिवेटिव क्या आएगा, यहां तो dx आएगा और यहां dz हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डेरिवेटिव में ये जो कांस्टेंट टर्म प्लस की है वो खत्म हो जाती है। तो इसलिए हम ऐसा करते होते हैं कि जहां पे x प्लस 4 या हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़े ना x प्लस a को, इस टाइप से x की जगह x प्लस a आ जाए, कहीं भी आ जाए, हम सब्स्टिट्यूट चाहे ना भी करें तब भी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि जैसा हमारे लिए x है वैसा ही x प्लस a है। क्योंकि डेरिवेटिव करते वक्त ये कांस्टेंट तो खत्म हो जाता है, इसलिए तो हमने x प्लस 4 को x ही मान लेना है, बिल्कुल उसी तरह इंटीग्रेट करना है इसको जैसे हम x को करते हैं, बस x की जगह x प्लस 4 है। तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 4 पावर 1/2 प्लस 1, ये पावर 1/2 है, अपॉन 1/2 प्लस 1 माइनस 4 इंटू एक्स की पावर x प्लस 4 पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब तो ये इंटीग्रेट हो ही गया, ये 3/2 है, ये भी 3/2 है, तो 3/2 को रेसिप्रोकल करके ऊपर लिखना है, 2/3 x प्लस 4 3/2 माइनस ये 1/2 है, 1/2 ऊपर जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो 8 बन जाएगा, 8 x प्लस 4 पावर 1/2 प्लस c।
तो स्टूडेंट्स यहां पे हमने देखा कि अगर x की जगह x प्लस ए हो तब भी हमें उसको x मान के ही सॉल्व कर देना चाहिए। ये बात बहुत ध्यान से समझने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि डेरिवेटिव करते वक्त ये a जो है इसका जो डेरिवेटिव है वो 0 हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो हम कहां पहुंच जाएंगे, dx इज इक्वल टू dz। तो हम क्यों अपने 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ाएं। हमें क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करना चाहिए कि हम कम से कम स्टेप्स में सिंपलर वे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, और हमें कोई और वेरिएबल अगर जरूरत ना हो तो हम बीच में ना लेके आए। तो x की जगह x प्लस ए को भी x मान के किया जाना चाहिए। इसी से क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो जाता है। तो ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। तो ऐसा करते हैं, अब हम चलते हैं अपने एक और क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट्स। इंटेग्रल ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 होल पावर 1/3 x पावर 5 dx। इसमें हमें क्या सोचना चाहिए, किसे सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। तो एक बड़ा जनरल सा आइडिया देता हूं तुमको। हर बार नहीं ये पॉसिबल होता, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस में ये हमें आइडिया बता देता है कि हमें किस चीज को सब्स्टिट्यूट करना है। देखो, सब्स्टिट्यूट क्यों किया जाता है। सब्स्टिट्यूट इसलिए किया जाता है कि हम कॉम्प्लेक्स चीज को, कॉम्प्लेक्स का मतलब है यहां पे डिफिकल्ट चीज को सिंपलर बनाएं। ठीक है। और यहां पे जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट लग रहा है वो है एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3। तो वहां से हमें आइडिया मिल जाता है कि शायद हम एक्स क्यूब माइनस 1 को सब्स्टिट्यूट करके क्वेश्चन कर पाए। तो अब तुम्हारे दिमाग में आ गया कि हम एक्स क्यूब माइनस 1 को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 3x²। क्या x², क्योंकि 3 से तो मल्टीप्लाई डिवाइड भी किया जा सकता है, क्या x² dx के साथ मल्टीप्लाई में पड़ा है। यहां पर ये x पावर 5 है, तो x पावर 2 को हम अलग करके dx के साथ कर सकते हैं, और बचेगी कितनी पावर, x पावर 3 बचेगी। तो यहां पर हमें पता लग गया कि श्योरली हम x³ माइनस 1 को ही सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो x³ माइनस 1 इज इक्वल टू z, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 3x² dx इज इक्वल टू dz। हमारे पास x² dx की वैल्यू आ गई 1/3 dz। और इसको क्या मान लेना है तुमने, इसको x³ इंटू x² dx ऐसे मान लेना है। तो मैं इंटेग्रल एक बार फिर लिखूंगा, उसके बाद सब्स्टिट्यूट करूंगा। इंटेग्रल है x³ माइनस 1 पावर 1/3 इंटू x पावर 3 इंटू x² dx। देखो, x पावर 5 को इस तरह लिखा जा सकता है। अब बिल्कुल क्लियर है हमारे पास ये बात कि किस तरह से सब्स्टिट्यूशन हमने की है। तो ये तो है z पावर 1/3 इंटू x³ को क्या लिखें। देखो, यहां से मिलता है हमें x³ की वैल्यू आ जाएगी z प्लस 1, तो z प्लस 1, और x² dx कितना है, x² dx है 1/3 dz। तो 1/3 को मैंने बाहर रख दिया और dz लगा दिया। तो ये इंटेग्रल क्या बन गया, अब ये ब्रैकेट खुल जाएगी, z पावर 4/3, क्योंकि z की पावर 1, जब z की पावर 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर साइड अप हो जाएंगी, प्लस z की पावर 1/3 dz। एक और बात सब्स्टिट्यूशन में ध्यान रखने वाली है स्टूडेंट्स, कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो इस सब्स्टिट्यूशन करने के बाद इंटेग्रल में वो वेरिएबल t या z वो तो ले ही आते हैं, लेकिन वो x को भी यहां पे रिपीट कर देते हैं, x भी लिख देते हैं। जैसे कि मैं यहां पे पहले x³ को एज इट इज लिख दूं, x³। तो वो चीज बिल्कुल गलत है। जब हम एक वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो सारा इंटीग्रैंड उसी वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है।
अगर हम सारा इंटीग्रैंड उसी वेरिएबल में रिप्रेजेंट नहीं करते तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती होगी। इस बात का स्टूडेंट्स ध्यान रखना है कि सारा इंटीग्रैंड हमने एक स्टेप में भी ऐसा नहीं लिखना है, ऐसा नहीं करना है कि यहां पर हम z और x दोनों का इस्तेमाल कर रहे हो, या तो पूरा x में या पूरा z में। मिक्स कभी भी नहीं करना है, किसी भी स्टेप पे नहीं करना है, वो स्टेप गलत हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन देखो सिंपल है, x की पावर n का इंटीग्रल जैसे होता है वही चीज आ गई। 1/3 ब्रैकेट स्टार्ट z की पावर 4/3 प्लस 1 अपॉन 4/3 प्लस 1 प्लस z की पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन 1/3 प्लस 1 प्लस c। तो इसको सॉल्व करेंगे। 1/3 देखो ये कितना बन जाएगा, z की पावर 4/3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7/3, तो ये भी 7/3 है। 7/3 यहां पर आएगा तो ये रेसिप्रोकल के ऊपर जाएगा, तो 3/7 z की पावर 7/3 प्लस ये 4/3 हो जाएगा, तो 3/4 z की पावर 4/3 प्लस c। जब बाहर का 1/3 ये ब्रैकेट जब हम खोलेंगे तो ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ गया 1/7 z की पावर 7/3 प्लस 1/4 z की पावर 4/3 प्लस c। तो z क्या था, z था देखो x³ -1, तो वही पुट कर देते हैं z को। देयरफॉर i इज इक्वल टू आंसर आ गया x³ -1 पावर 7/3 प्लस 1/4 x³ -1 पावर 4/3 प्लस c। तो ये आ गया स्टूडेंट्स हमारा आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट्स। x³ अपॉन 2 प्लस 3x³ होल क्यूब dx। यहां पर हमें ये दिखाई दे रहा है कि डिनोमिनेटर की जो टर्म है वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट है, काफी ज्यादा उलझा हुआ है, तो शायद इसी को हम z पुट करें। तो जब इसको सब्स्टिट्यूट करना है तो इसका डेरिवेटिव भी पता होना चाहिए। तो 2 प्लस 3x³ का डेरिवेटिव कितना बनता है, 2 का डेरिवेटिव 0, 9x², यानी कि x² हमारा डेरिवेटिव में आ रहा है। तो हम फिर पुट कर देते हैं, पुट 2 प्लस 3x³ इज इक्वल टू z। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 9x² dx इज इक्वल टू dz। अब ये 9 को उस तरफ ले जाओ तो x² dx इज इक्वल टू 1/9 dz। तो हमारा इंटेग्रल z में क्या बनेगा, 1/9 मैंने यहां लगाया, ये dz के साथ जो था इंटेग्रल dz अपॉन z पावर 3। देखो ये z है पूरा, इसकी पावर 3, तो 1/9 ये है z की पावर -3 dz। तो कितना आएगा आंसर, z की पावर -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1 प्लस c। i इज इक्वल टू, देखो 1/9 तो है ही, लेकिन ये पूरी टर्म माइनस की है क्योंकि -3 प्लस 1 है, तो माइनस लगाया मैंने यहां पर, इंटू 1/2 आ गया ये, और z की पावर -2 प्लस c। तो ये आंसर क्या बन गया, -1/18। z कितना था, 2 प्लस 3x³, इसकी पावर -2 प्लस c। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो तुम देख रहे हो स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस इतने मुश्किल नहीं है, छोटे हैं, लंबे भी नहीं है, बस तुम्हें आइडिया लग जाना चाहिए कि डेरिवेटिव कहाँ है हमारे इंटीग्रैंड में और फंक्शन कहाँ पर है। और जैसे जैसे तुम ये क्वेश्चंस सॉल्व करोगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चंस की, तुम उतना ही ज्यादा अच्छा आइडिया लगा पाओगे इसको सॉल्व करने के बारे में। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, इंटेग्रल ऑफ 1/x log x पावर m dx। तो इसमें देखो
log x को ही z पुट करेंगे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा हमको। तो log x का डेरिवेटिव कितना है 1/x dx के साथ मल्टीप्लाई में पढ़ा ही है। तो आ गया पुट log x इज इक्वल टू z, फिर डिफरेंशिएट किया हमने 1/x dx इज इक्वल टू dz। तो देयरफॉर I इज इक्वल टू कितना बन गया dz अपॉन z पावर m। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में बना था पावर -3, यहां पर आ गई पावर m। तो स्टूडेंट्स आई थिंक इसके बाद तुम खुद कर सकते हो। हमने इतने क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिए हैं, अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा। ये क्वेश्चन तुम अपने आप कर सकते हो। तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 मैंने पिछली क्लास में ही करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 16 तुम अपने आप ट्राई कर सकते हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है I इज इक्वल टू x अपॉन ई पावर एक्स स्क्वायर dx। तो यहां पर क्या बनेगा, देखो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट कौन सा नजर आ रहा है, अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। तो हमें पता चल गया पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू z, देन वी गेट 2x dx इज इक्वल टू dz, और x dx है हमारे पास। तो x dx की कितनी वैल्यू आ गई 1/2 dz। तो इंटेग्रल क्या बन गया, इंटेग्रल हमारे पास तैयार हो गया 1/2 dz अपॉन EZ, यानी 1/2 e की पावर -z dz। तो यहां पर इसका आंसर क्या आएगा, e पावर z का इंटेग्रल भी e पावर z ही हुआ करता है। तो 1/2 e पावर -z तो आएगा, लेकिन साथ ही में हम -1 से इसे डिवाइड भी कर देंगे। क्यों, क्योंकि z का कॉफिशिएंट है -1। देखो एक बात जनरली समझ लो कि अगर x की जगह तुमको ax प्लस b दिखाई दे रहा हो तो इस b की टेंशन नहीं करनी चाहिए, x की तरह ही इस पूरी टर्म को कंसिडर करना चाहिए। लेकिन इंटेग्रल में इस a से डिवाइड करना पड़ेगा हमको। क्यों करना पड़ेगा, देखो अगर हम ax प्लस b को z पुट करते हैं तो डेरिवेटिव कितना बनता है a dx इज इक्वल टू dz। तो dx कितना बनता है 1/a dz। तो देखो कॉफिशिएंट से डिवाइड हो रहा है ना यहां पर इंटेग्रल, तो इसको जब इंटेग्रल में पुट करोगे तो 1/a तो आएगा। तो 1/a का मतलब है कि x के कॉफिशिएंट से हम आंसर को डिवाइड करते हैं। तो अगर ये बात हम जानते हैं तो हमें फिर बार बार सब्स्टिट्यूशन अलग अलग ढंग से करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो यहां पर क्या आंसर आएगा, देखो माइनस की टर्म बन गई -1/2 e की पावर -x स्क्वायर, z था x स्क्वायर प्लस c। तो एक बार फिर मैं बता देता हूं स्टूडेंट्स कि अगर जहां पर x होना चाहिए फॉर्मूलों में जब तुम इंटीग्रेट करने लगे हो, वहां पर अगर ax प्लस b आ जाए तो b की कोई टेंशन नहीं है क्योंकि डेरिवेटिव में खत्म हो जाएगा। लेकिन आंसर जब तुम फाइंड आउट करोगे जहां जहां x है वहां वहां ax प्लस b लिखोगे और पूरे आंसर को a से डिवाइड करोगे। ये मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन करके भी ऐसे ही आता है। सब्स्टिट्यूशन में हम यही सीख रहे हैं, लेकिन अगर हमें ये क्लियर कट पता है तो हम बगैर सब्स्टिट्यूशन के भी आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, e पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। यहां पर क्लियर कट ही दिखाई दे रहा है कि tan इनवर्स x जो है उसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx मल्टीप्लाई में पड़ा है। तो हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पुट tan इनवर्स x इज इक्वल टू z। तो यहां से हमको मिला 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव dx इज इक्वल टू dz। Therefore, I becomes e power z dz is equal to e power z plus c। तो e पावर z का इंटीग्रल e पावर z होता है, तो ये बन गया e पावर
tan इनवर्स x प्लस सी। ये हमारा आंसर आ गया, एज सिंपल एज दैट। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं अब। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, आई इज इक्वल टू इंटेग्रल ई पावर 2x माइनस 1 अपॉन ई पावर 2x प्लस 1। तो इसमें ई पावर 2x प्लस 1 को अगर हम पुट कर भी दें z, तो ई पावर 2x माइनस 1 नहीं आएगा, क्योंकि माइनस 1 डेरिवेटिव में कैसे आएगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ऐसा करते हैं, ई पावर x से न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर देते हैं, डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर देते हैं। तो बन जाएगा ई पावर x माइनस ई पावर माइनस x अपॉन ई पावर x प्लस ई पावर माइनस x। मैंने क्या किया, ई पावर x से हर टर्म को डिवाइड कर दिया। हर टर्म को डिवाइड कर दिया मतलब न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। उस वजह से क्या हुआ कि ये इंटीग्रैंड जो है वो चेंज नहीं हुआ, क्योंकि देखो यहां पर ई की पावर माइनस एक्स को 1 अपॉन ई की पावर एक्स लिखोगे दोनों जगह पे, तो सॉल्व करने के बाद यही आएगा, तो इसलिए ये चेंज नहीं हुआ। जिस तरह से हम प्लस एंड माइनस करते हैं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड करते हैं, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए तो फ्रैक्शन चेंज नहीं होती। तो अब देखो, ये जो डिनोमिनेटर है इसका डेरिवेटिव कितना होगा, ई पावर एक्स का ई पावर एक्स ही होगा, और दूसरी टर्म डेरिवेटिव में क्या बनेगी, माइनस ई पावर माइनस एक्स, क्योंकि ये माइनस जो है लगा हुआ, डेरिवेटिव जब हम करेंगे तो माइनस आगे आ जाएगा। तो अब हमें क्लियर हो गया कि किसे z पुट करना है, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू जेड। डिफ्रेंशिएट किया, ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स, ब्रैकेट जरूर लगाना है स्टूडेंट्स यहाँ पे। क्यों, क्योंकि दो टर्म्स हैं। तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटेग्रल डी जेड अपॉन जेड। तो इसका आंसर हमेशा क्या आता है, लॉग मॉड जेड प्लस सी इज इक्वल टू लॉग मॉड। अब ई की पावर में जेड को पुट कर दो, ई की पावर एक्स माइनस प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 20 तुम बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व कर सकते हो। सिमिलर क्वेश्चन है, वो मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, इंटेग्रल ऑफ tan स्क्वायर 2x माइनस 3। देखो स्टूडेंट्स, यहां पर अब हमारे पास x की जगह उसका एक लीनियर कॉम्बिनेशन है, यानी ax प्लस बी टाइप में है। तो हम इसको भी बिल्कुल उसी तरह मानेंगे जैसे कि x को मानते। यहां पे एक दिक्कत यह है कि tan का स्क्वायर है, तो जब भी tan का स्क्वायर आए तुमको सोचना है सीकेंट स्क्वायर माइनस 1। क्यों, क्योंकि tan स्क्वायर का हमने देखा है कि हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने का फॉर्मूला नहीं है। तो हम इसको लिख लेंगे सीकेंट स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1 dx लिख सकते हैं हम इस तरह। tan स्क्वायर क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर माइनस 1, एंगल तो वही रहेगा। तो इसमें सब्सटीट्यूशन 2x माइनस 3 हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्सरसाइज ही सब्सटीट्यूशन की है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर इससे बचा जा सके तो कोई खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमको। 2x माइनस 3 को अगर हम पुट कर भी देंगे तो 1/2 dz आ जाएगा, पुट करके देख लेना। सिर्फ 1/2 का फर्क पड़ेगा, जो कि मैंने पहले ही समझाया तुमको कि अगर x की जगह कोई लीनियर कॉम्बिनेशन है ax प्लस बी है तो उसको पूरे को x ही मानना है। तो चलो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, बगैर उसके भी सब्स्टिट्यूशन के भी किया जा सकता है। तो सीकेंट स्क्वायर 2x माइनस 3, सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है हम सब जानते हैं, tan 2x माइनस 3। एंगल कभी भी चेंज नहीं करना है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना है। और माइनस का x 1 का डेरिवेटिव 1 का इंटीग्रल प्लस c, लेकिन इसके नीचे 2 भी आ जाएगा, क्योंकि सीकेंट स्क्वायर 2x माइनस 3 है, ये 1 तो इसमें तो 2x है नहीं, तो यहां पे तो इंटीग्रेशन माइनस x हो गया, लेकिन tan 2x माइनस 3 की डिवीजन में हमारे पास आ जाएगा 2, क्योंकि x का जो कॉफिशिएंट है उससे डिवाइड करना है हमने। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, देखो इसको थोड़ा सा और सिस्टमैटिक वे में लिख दें,
tan 2x माइनस 3 माइनस एक्स प्लस सी। आंसर आ गया, हमें सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो स्टूडेंट्स एक बार फिर मैं यही बता रहा हूं कि x की जगह ax प्लस बी हो तो हम इस तरह से उसको डील करते हैं। सब्स्टिट्यूशन के स्टेप्स लिखने की जहां ना ज़रूरत हो वहां पे हम सब्स्टिट्यूशन के स्टेप्स नहीं लिखते। तो स्टूडेंट्स आज इतना ही, हम अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।